आश्रम के भूतपूर्व स्नातक विद्वान मनीषी द्वय स्वर्गीय पंडित धन्य कुमार जी भोरे कारंजा एवं स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभ जी जैनी बर्कले अमेरिका, इन दोनों महानुभावों का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर सभी उनके अकादमिक योगदान से परिचित हों तथा विद्वानों द्वारा उनकी रचनाओं का मूल्यांकन हो, इस उद्देश्य से यह प्रस्तुत चर्चा सत्र का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्री महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम जैन गुरुकुल कारंजा द्वारा संचालित गुरुदेव समंत भद्र सेंटर फॉर जैनिज्म द्वारा यह आयोजन हो रहा है। इस मंगलमय आयोजन में मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने हेतु मैं निवेदन करता हूं, इस चर्चा सत्र की गरिमामयी अध्यक्षता प्रस्तुत करने हेतु आज के इस चर्चा सत्र के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष के रूप में श्री आदरणीय श्री सतीश जी संगई, आदरणीय श्री सतीश जी संगई, अध्यक्ष श्री महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम जैन गुरुकुल ट्रस्ट तथा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र भातकुली के माननीय अध्यक्ष इस चर्चा सत्र के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हो, हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज के इस चर्चा सत्र के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर मेधावी जी जैन। आदरणीय डॉक्टर मेधावी जी से निवेदन है कि इस चर्चा सत्र के उद्घाटन सत्र में आप मुख्य अतिथि स्थान ग्रहण करें। हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। तथैव द्वितीय मुख्य अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री शशिकांत जी चौरे। आदरणीय श्री शशिकांत जी चौरे मुख्य अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें और इस सत्र के की नोट एड्रेस बीज भाषण जिनके माध्यम से हमें सुनने का लाभ प्राप्त होगा, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी जैन रुड़की। आदरणीय डॉक्टर अशोक जी जैन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ में इस चर्चा सत्र के आयोजक गुरुदेव समंत भद्र सेंटर फॉर जैनिज्म के अध्यक्ष आदरणीय श्री कीर्ति भाऊ भोरे, आपसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त अतिथियों के मंचासीन होने के पश्चात मंचासीन समस्त अतिथियों से निवेदन है गुरुकुल के संस्थापक तथा गुरुकुल प्रणाली के पुनरुद्धारक हम सभी के श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज, जिन्होंने इस महाराष्ट्र प्रांत में ही नहीं अपितु संपूर्ण देश और विदेश में अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाया और उनके ज्ञान प्रकाश में आज तक सहस्त्राधिक छात्र इस गुरुकुल से बनकर निकले हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव समंत भद्र जी के छाया चित्र के सामने सभी मान्यवर अतिथिगण दीप प्रज्वलन करे, ऐसा समस्त अतिथिगणों से मैं निवेदन करता हूं। तज्जयति परम ज्योतिः समं समास्तैरणन्त पर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो
धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। मंगलमय मंगलाचरण हो। सभी अतिथियों से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस चर्चा सत्र में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय डॉक्टर मेधावी जी जैन, आदरणीय श्री शशिकांत जी चौरे तथा आज के इस सत्र में की नोट एड्रेस जिनके माध्यम से बीज भाषण हम सुनेंगे, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी जैन रुड़की, इन समस्त महानुभावों का स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करता हूं। आज के इस सत्र के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश जी संगई, आदरणीय सतीश जी संगई से निवेदन है कि हमारे आज के इस चर्चा सत्र के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि द्वय तथा बीज भाषण करता आदरणीय डॉक्टर अशोक जी का हार्दिक स्वागत करें। साथ ही आदरणीय कीर्ति भाऊ से भी निवेदन है कि समस्त अतिथिगणों का स्वागत करें। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है, मंगल स्वागत है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि द्वय आदरणीय डॉक्टर मेधावी जी, आदरणीय श्री शशिकांत जी, आप दोनों महानुभावों का भी स्वागत करें। हाँ, आदरणीय सतीश भाऊ, हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करते हैं। हाँ, आदरणीय कीर्ति भाऊ से निवेदन है हमारे दूसरे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री शशिकांत जी चौरे साहब का हार्दिक स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्र अपने आप में कई विशेषताओं को लिए हुए हैं। इसी गुरुकुल से पढ़े हुए दो माजी स्नातक जिनके माध्यम से देश विदेश में अभूतपूर्व ऐसा कार्य हुआ है, तो ऐसे महानुभावों के कार्य से हम सभी परिचित हो सके, यही एकमात्र उद्देश्य इस चर्चा सत्र के आयोजन का है। तो इस चर्चा सत्र के आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या भूमिका है, इस कार्यक्रम के प्रास्ताविक वक्तव्य हेतु मैं निवेदन करता हूं। इस चर्चा सत्र के प्रमुख समन्वयक आदरणीय श्री क्षेमंकर जी भोरे नासिक, आप आए और इस चर्चा सत्र का प्रास्ताविक वक्तव्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। हेलो। हेलो। जय जिनेन्द्र। सभा के अध्यक्ष सतीश काका संगई जी, प्रमुख अतिथि शशिकांत काका चौरे,
डॉक्टर मेधावी जी जैन, की नोट स्पीकर अशोक कुमार जी जैन और गुरुदेव समंतभद्र सेंटर के अध्यक्ष कीर्ति कुमार जी भोरे, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से पधारने वाले हमारे सभी वक्ता, अ, श्री राजेंद्र भाई गांधी, डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी, फ्लाइट डिले होने की वजह से अभी पहुंच नहीं पाए, लेकिन जल्दी हमारे साथ वो भी शामिल होंगे। डॉक्टर विजय कुमार जी जैन, पंडित अभय कुमार जी जैन भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे। डॉक्टर कमल कुमार जी जैन हमारे साथ उपस्थित है। चंद्रनील जी जडेरिया उपस्थित है। मनीष जी मोदी, आलोक शास्त्री जी, आरती जैन जी, अमल प्रभ चौरे जी और डॉक्टर पद्मनाभ जैनी के दो स्टूडेंट्स जो प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे साथ नहीं शामिल हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने विचार ऑनलाइन माध्यम के थ्रू हमारे साथ शेयर किए हैं। वो डॉक्टर क्रिस्टी वाइले और डॉक्टर अलेक्जेंडर वॉन रॉस्पैट। और यहाँ पे सभी उपस्थित कारंजा वासियों, आप सभी का दक्षिण भारत में जैनों की काशी कहलाने वाली इस प्रसिद्ध कारंजा नगरी में मैं स्वागत करता हूँ। श्री महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम कारंजा लाड की स्थापना सन 1918 में परम पूज्य गुरुदेव श्री समंतभद्र महाराज जी की प्रेरणा से तथा कारंजा में धर्मानुरागी श्रावकों के समर्पित योगदान के फलस्वरूप हुई है। शील, ज्ञान, प्रेम, व्यवस्था, सेवा, इन बुनियादी मूल्यों की पंचसूत्री का अवलंबन कर संस्था अनवरत कार्यरत है। संस्था के माध्यम से पिछले एक शतक में हजारों छात्रों की जीवन विद्या, संस्कार तथा समृद्धि की रोशनी से प्रकाशित हुई है। इस गुरुदेव समंतभद्र सेंटर फॉर जैनिज्म की स्थापना 19 दिसंबर 2023 तक हुई। ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका महावीर ब्रह्मचार्य आश्रम के शतकोत्तर कार्यकाल में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। गुरुदेव समंतभद्र सेंटर फॉर जैनिज्म के प्रमुख उद्देश्य है जैन दर्शन, संस्कृति, इतिहास आदि के विशेष अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, शिविर, चर्चा सत्र, संगोष्ठियां आदि का आयोजन करना, पुराने ग्रंथों का संरक्षण, संवर्धन तथा डिजिटाइजेशन करना, अध्यापकों और छात्रों को उनके कौशल विकास हेतु मार्गदर्शक कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य है। मुझे यहाँ पे विदित करते हुए बहुत प्रसन्नता है कि वर्ष 2024 में इनमें से अधिकांश गतिविधियों का शुभारंभ हो चुका है तथा अनेक गतिविधियां तेजी से गतिमान है। 16 और 17 मार्च 2024 को डॉक्टर विद्याधर जी जोरापुरकर, इनके सम्मान में उन्होंने भट्टारक संप्रदाय पर जो अकादमिक कार्य किया है उस पर एक चर्चा सत्र का आयोजन इसी हॉल में किया गया था। इस चर्चा सत्र में आमंत्रित वक्ताओं ने डॉक्टर जोरापुरकर जी की जो शोध प्रबंध है उसका महत्व एवं इस विषय में आगे जो कार्य हो रहा है उसको प्रस्तुत किया। इसी सिलसिले में आगे 20 और 21 जुलाई 2024 को सेठ हीराचंद नेमचंद जैन अध्यासन, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एक कोलैबोरेशन में डॉक्टर के जैन उसके अध्यक्ष है, जैन फिलोसॉफी एंड मॉडर्न साइंस, इस विषय पर द्विदिवसीय चर्चा सत्र का आयोजन पूना में यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस चर्चा सत्र में 200 पार्टिसिपेंट्स प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए और लगभग 4000 लोगों ने इसको ऑनलाइन देखा। इसी श्रृंखला में आज हम पूज्य गुरुदेव के सत्शिष्य महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम के भूतपूर्व स्नातक विद्वान मनीषी द्वय स्वर्गीय पंडित धन्य कुमार जी भोरे एवं स्वर्गीय डॉक्टर पद्मनाभ जी जैनी, इनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम सभी इन उनके अकादमिक योगदान से परिचित हो तथा विद्वानों द्वारा उनकी रचनाओं का मूल्यांकन हो, इसलिए ये प्रस्तुत चर्चा सत्र आयोजित किया है। आई एम कॉन्फिडेंट
that this seminar will enlighten us with the scholarly work done by Dr. Jaini and Pandit Dhanyakumarji Bhore in the field of Jain philosophy. And I am also confident that we will also come to know its importance in our pursuit towards Atma Kalyan. I once again welcome you all here. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय क्षेमंकर जी। अपने प्रास्ताविक में आपने बताया यह सेंटर जहां पर हम विराजमान हैं गुरुदेव समंत भद्र सेंटर फॉर जैनिज्म, जो 19 दिसंबर 2023 से समाज की सेवा में कार्यरत हुआ और आज मात्र 13 माह इस सेंटर को समाज की सेवा में कार्यरत हुए हैं। तो आदरणीय क्षेमंकर जी ने अपने प्रास्ताविक में से आपको बताया कि जिसके अंतर्गत 4 चर्चा सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें से एक पुणे यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लेवल का चर्चा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें से कई सारे लोगों ने लाभ लिया। इसी से ही इस सेंटर की उपयोगिता का जो महत्व है वो हमारी समझ में आता है। इस कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में जो जिन दोनों महानुभावों के संबंध में यह चर्चा सत्र आयोजित है, ऐसे इस गुरुकुल के भूतपूर्व स्नातक द्वय स्वर्गीय पंडित धन्य कुमार जी भोरे तथा स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभ जी जैनी, ये दोनों ऐसी महान हस्तियां हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये परिचय की मोहताज नहीं है, तथापि यहाँ पर पधारे हुए जो महानुभाव है उन सभी को उनका परिचय हो सके, इस उद्देश्य से सर्वप्रथम स्वर्गीय पंडित धन्य कुमार जी भोरे इनका परिचय कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री अमल प्रभु जी चौरे, आप पधारे और सभा को स्वर्गीय पंडित धन्य कुमार जी भोरे व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में परिचित कराएं। पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह परिचय आपको कराया जा रहा है। मंचासीन अतिथियों को थोड़ा कष्ट देते हुए आपको पैनल दिख सके, इसलिए थोड़ी सी असुविधा। हाँ, आदरणीय अमर प्रभ जी से निवेदन है। गुरुकुल प्रणाली के प्रणेता आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री समंत भद्र जी महाराज को वंदन करता हूँ। मेरे गुरु जिन श्री विजयादई भिसीकर श्रीमती यहाँ बैठी है, उनके भी चरणों में वंदन करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का भी स्वागत करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, पंडित जी का जन्म 15 जून 1924 को कारंजा में हुआ था। उनका प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण भी कारंजा में ही हुआ। उन्होंने एसएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी चीज थी। मराठी में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावती से, जिसे आज विदर्भ महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, और मराठी विषय में वो स्वर्ण पदक विजेता थे। फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागपुर से उन्होंने एलएलबी भी किया था। पंडित जी के पिताजी श्री गंगा साहू जी भोरे और माता सुंदरा जी भोरे, इनका भी ये थे। पंडित जी को उनके शिक्षण के लौकिक शिक्षा के हिसाब से कहीं भी बहुत अच्छी नौकरी जॉब उस समय आराम से मिल सकती थी, बट समंत भद्र महाराज जी के एक वाक्य से या उनके एक कथन पर उन्होंने वो सब चीजों को छोड़ के पूरी जिंदगी धर्माध्ययन और धर्म शिक्षा में लगाने का निर्णय ले लिया था। तो उनके जीवन में समंत भद्र महाराज जी का जो स्थान था उसकी कोई वर्णन ही नहीं हो सकता, जिनके लिए वो पूरी जिंदगी एक
चीज के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दी थी, ऐसा स्थान महाराज जी का उनके जीवन में था। उन्होंने जैन तत्व ज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का कुछ अध्ययन अपने नाना जी प्रद्युम्न साहू जी इनसे किया। पंडित देवकी नंदन जी व्याख्यान वाचस्पति जो तब आश्रम में कार्यरत थे, उनका भी उनके अध्ययन में काफी बड़ा योगदान रहा। और माणिक चंद जी तात्या जी, ब्रह्मचारी माणिक चंद जी तात्या जी, ये तो हमेशा के लिए ही सिर्फ पंडित जी नहीं, कारंजा वासियों को भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पंडित जी ने यहाँ पे आपको जो दिख रही है समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, समय सार, ये जितनी भी किताबें आपको दिख रही है इन सबका मराठी में अनुवाद किया है। न सिर्फ अनुवाद किया है, इन सभी ग्रंथों को उन्होंने एक बहुत सटीक, बहुत विद्वत्तापूर्ण और बहुत विश्लेषक प्रस्तावना भी लिखी है हर ग्रंथ की। और इन प्रस्तावनाओं में उन्होंने उन ग्रंथों का हार्द क्या है, आचार्यों का दृष्टिकोण क्या है, नए व्यवस्था उसमें क्या है, इन सभी चीजों पे बहुत बखूबी प्रकाश डाला था। इसके बारे में शायद आलोक जी का एक विशेष व्याख्यान भी हो रहा है, तो मैं उसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। इनके अलावा, इन ट्रांसलेशंस, अनुवादों के अलावा उन्होंने छड़ाला, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, पाठक्रिया, नित्य नैमित्तिक पाठावली, ऐसे कई ग्रंथों का संपादन किया था। विशेष रूप से नित्य नैमित्तिक पाठावली में जो स्तोत्रों के मराठी अर्थ है वो लिखने में या उन अर्थों का विश्लेषण करके लिखने में पंडित जी का योगदान बहुत बड़ा था। अनेक प्रवचनों में, विद्वत संगोष्ठियों में उनका हमेशा सहभाग रहता था। अपने उनका हर जगह, मतलब उनकी विद्वत्ता का सम्मान हर जगह हुआ ही है। और कारंजा के सेनगढ़ मंदिर में पंडित जी और उनकी बहन विजयाताई, इनके माध्यम से अध्यात्म की धारा हमेशा काफी लंबे समय तक चलती रही है। ये दोनों का कंबाइंड अगर हम समय निकाले तो मेरे ख्याल से करीबन 60-70 साल का समय होगा जब ये दोनों कोई ना कोई इनमें से ये मंदिर के पीठ पर प्रवचन रोज करते आ रहा है। तो वही दृश्य पंडित जी का जो कार्यस्थल रहा है सेनगढ़ मंदिर, वहां पे पंडित जी का ये एक दृश्य हमने बताया है। अभी ये तो उनकी जीवनी हो गई, लेकिन अब ये तो चीजें खैर बहुत साधारण सी बातें हैं। फिर मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, तो इसका एक छोटा सा एक कुछ इतिहास है, छोटा कारण है, वो भी आपसे अभी चर्चा कर लेता हूं। पंडित जी के प्रवचन मैं बहुत कम उम्र से सुनते आ रहा था, लेकिन मेरी शुरुआती शिक्षा सब विजयाताई के यहीं हुई। उस समय फिर कॉलेज के पीरियड्स इंजीनियरिंग में मैं चले गया और कुछ दिनों में ऐसे पंडित जी ने, मेरे पिताजी और पंडित जी की बहुत अभिन्न मित्रता थी। तो उन्होंने पूछा, राजा साहब जी, अमल के कॉलेज अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब छुट्टियां तो नहीं है, वो कारंजा में क्यों दिखता है? तो उन्होंने, पापा ने बोला कि हाँ नहीं, उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी तो एक सेमिस्टर शायद वो मिस करना पड़े, ऐसी परिस्थिति आई है, इसलिए वो कारंजा में है। तो उन्होंने कहा कि उसको भेज दीजिए मेरे पास, उसका कुछ अध्ययन मैं मेरे पास करवाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया क्योंकि पंडित जी की विद्वत्ता या उनका ज्ञान मैंने देखा हुआ था, तो उनके सामने जाके शिष्य की भूमिका में बैठना मेरे लिए हालांकि बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन उतना उतना टेंशन भी था। सोचा ठीक है, जाते हैं। तो उन्होंने पापा से कहा कि ऐसे नहीं, एक अच्छा सा दिन चुनो, पापा का ज्योतिष्य का ज्ञान बहुत अच्छा था, तो उन्होंने कहा नहीं, एक अच्छा दिन चुनो, उस दिन वो आएगा। फिर मैंने पंडित जी के पास जाना चालू किया
और प्रवचन सार से उन्होंने शुरुआत की थी। उनका पढ़ाना क्या था वो तो एक मैं बताऊं कि वो मतलब मुझे प्रवचन सार जितना उन्होंने पढ़ाया उससे कई ज्यादा बौद्ध, नैयिक, वैशेषिक इतनी जितनी अन्य तत्व ज्ञान है वो भी पढ़ा है। यानी ऐसे मैंने सुना था, पढ़ा था कि बहुत से तत्व ज्ञान ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजीविकों का तत्व ज्ञान है, चारवाकों का तत्व ज्ञान है। भाई ये तो इनके तो कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो इनकी जानकारी हमें क्यों होती है? तो दूसरे उनके समय में रहने वाले विद्वानों ने अध्ययन, उन लोगों ने अध्ययन किया था उनका खंडन के लिए, और उन खंडन के, उसके खंडन के लिए किए गए अध्ययन के लिए जो पुस्तकें बनाई थी उस पर से हमें ये तत्व ज्ञानों की जानकारी होती है। तो इसी दृष्टि से, इसी प्रकार से पंडित जी ने हमें हमेशा मतलब वो इसी अप्रोच से चल रहे थे कि नहीं, मुझे तुझे यही पढ़ाना है, मुझे तुझे प्रवचन सार का प्रवचन नहीं देना है, खंडन मंडनात्मक तुझे आना चाहिए। और वो हर चीज, हर उस दृष्टि से वो मुझे पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। उस समय मुझे ये दिख रहा था कि अरे इस व्यक्ति का ज्ञान का कितना सागर इनके पास है कि ये न सिर्फ जैन बल्कि अजैन पूरे तत्व ज्ञानों को माने हुए पी गए हैं, ये सब चीजों को समझ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं। तो उनका एक दिन ऐसे ही चर्चा निकली, अमृत चंद्राचार्य जी की टीका पर चर्चा हो रही थी। तो न जाने क्यों वो चर्चा रसशास्त्र के सिद्धांतों पर चली गई। फिर पंडित जी ने अभिनव गुप्त का जो रसशास्त्र है, वो रसशास्त्र के आधार पर वो टीका का जो विश्लेषण किया, वो मानो आज भी मेरे स्मृति में छपा हुआ है। क्या क्षण था वो कि वो रसशास्त्र के दृष्टि से अमृत चंद्र जी की टीका का विश्लेषण कर रहे थे, और शांत रस ये सभी रसों का कैसे सम्राट है, टीका में हर जगह हर रस का कैसे परिपोष होता है, क्या वो भाषा की विशेषता है, इन सभी चीजों को वो खोलते गए और मैं सुनता गया। संस्कृत, मराठी साहित्य, मराठी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, इन चीजों में ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस जिनको कमांड यानी अधिकार हो तो ही ये चीज कोई व्यक्ति कर सकता था। और उस समय वो सुनने का, उनसे वो समझने का भाग्य मुझे मिला। ये सचमुच एक मेरे जिंदगी का एक क्षण है जिसे मैं भूल नहीं सकता। उनके प्रवचनों की बात करें तो वो बहुत अच्छे वक्ता थे, बट इट वॉज ऑलवेज सब्सटेंस ओवर स्टाइल। मतलब बहुत जिसको हम कहेंगे कि रोचक वक्ता, या बहुत से उदाहरण दिए जा रहे हैं या कथा बता रहे हैं, ऐसा शायद ही उनके प्रवचन में होता हो। लेकिन मराठी पर उनके ऐसा प्रभुत्व था कि शब्द मानो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो और वाणी धारा प्रवाह बहती चली जाती थी। फिर मुझे समझ में आने लगा था कि डॉक्टर वीबी कोलते, जो मराठी और इतिहास के एक जायंट माने जाते हैं, भाई उनके ये पट्ट शिष्य क्यों थे? क्या मतलब उन्होंने क्या देखा था पंडित जी में, वो दिख रहा था। उनकी वो वाणी ऐसे धारा प्रवाह बहती रहती, सुनते रहते लोग। मैं ये नहीं कह सकता कि वो हर एक के लिए बहुत अच्छा था, शायद शुरुआती जिनका ज्ञान हो उन्हें उतना वो समझ में कभी ना भी आता हो, लेकिन जिन्हें थोड़ी जिज्ञासा है और जिन्हें इच्छा थी समझने की, उनके लिए पंडित जी का एक एक प्रवचन ऐसे ऐसे खजानों में से रत्न निकाल के लाता था जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे उनका मराठी का खुद का अध्ययन भी बहुत बड़ा था। मतलब मराठी साहित्य की उनकी पर्सनल लाइब्रेरी, मेरे हिसाब से 2500-3000 किताबों की लाइब्रेरी थी उनके पास। और कितनी ही बार उनके प्रवचन सार के चर्चा के बाद मराठी साहित्य पर भी चर्चा कई बार होती थी। तो उससे भी मेरे भी मराठी साहित्य, मराठी के ज्ञान में समृद्ध होने में मुझे फायदा तो निश्चित मिला ही है। वैसे पंडित जी बहुत शांत स्वभावी व्यक्ति थे, बहुत मतलब
ज्यादा गुस्सा किया हो किसी पर या ऐसे उनके स्वभाव में नहीं था, लेकिन तत्व ज्ञान के बारे में बहुत ज्यादा आग्रही थे। अ, अगर काम पड़े फिर उस समय तत्व ज्ञान पर अगर बात आ जाए तो बहुत कठोर शब्दों में तत्व ज्ञान में होने वाले अपप्रवृत्तियों पर प्रहार करने में चूकते नहीं थे। उनकी प्रस्तावना में मैंने देखा है कि उस समय एक मिथ्यात्व अकिंचित कर का बहुत वाद चला था। पंडित जी को वो बिल्कुल नहीं सुहाता था। पंडित जी का बहुत साफ साफ उसमें मत था कि ये ऐसा है ही नहीं, ये आगम विरोधी है। और उन्होंने उनकी टीका में, उनके प्रस्तावनाओं में उसके बारे में अत्यंत साफ शब्दों में, बल्कि यूं कहें कि कुछ कठोर शब्दों में भी उस चीज की जो भी निर्वचना करनी थी या जो भी सत्य आगे लाना था, उसमें वो कहीं एक स्टेप भी पीछे नहीं गए थे। तत्व ज्ञान के निर्णय में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना उनकी प्रवृत्ति का पार्ट ही नहीं था, भाग ही नहीं था उनका। वैसे भी उसी प्रस्तावना में आलोक जी आपको डिटेल्स बताएंगी कि पंचाध्यायी और समय सार में जो नए व्यवस्था है, वो नए व्यवस्था का जो विश्लेषण उन्होंने किया है, वो विश्लेषण जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें यह समझ में नहीं आ सकता कि वो कथन किस दृष्टि से, किस नए से, किस हिसाब से उन्होंने वहां पे लिखा है। तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो वो हम तक पहुंचाते रहे थे। मैं अगर यही कहूं आखिरी में कि मराठी साहित्य में, मराठी जैन तत्वज्ञान के मराठी भाषिक कोई भी अभ्यासक को बिना धन्य कुमार जी के अवलंबन लिए शायद आगे जाना संभव ही नहीं है। यहां तक उनका उसमें योगदान रहा है। कई हजार संस्करण उनके प्रकाशित, उनके अनुवादित और संपादित किताबों के हो चुके हैं। मतलब आज मैं जब देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि शायद मैं उनसे बहुत ज्यादा सीखने का योग मुझे नहीं आया। प्रवचन सार पूरा कर लिया, उसके बाद में मैं वापस कॉलेज चले गया, वो उनके काम से लग गए। लेकिन जो भी पाथेय उन लोगों ने मुझे दिया था, उसके भरोसे ही आज सब चल रहा है। यह बहुत बार हमें महसूस भी होता है, समझ में भी आता है। उनकी जो लेगेसी थी, उनका जो ये सब चीज है, लेगेसी है, ये उनके परिवार में भी आगे चल रही है। कीर्ति भाऊ होंगे, भरत भाऊ होंगे, विवेक जी हैं, अभिनंदन जी हैं, सभी पंडित जी के सभी परिवारजन धर्म कार्यों में दक्ष है ही। हमेशा अभी आप जानते ही हैं कि कीर्ति भाऊ ये सब चीजों को चला ही रहे हैं। तो एक रूप से नहीं तो लेकिन कम से कम दूसरे कोई रूप से जिनवाणी की सेवा भूरे परिवार के माध्यम से तो हो ही रही है। आज गुरु के ऋण से मुक्त होना तो संभव नहीं है, लेकिन उनके बारे में कुछ कहकर यूं समझ लीजिए कि एक छोटी सी गुरु दक्षिणा उनको देने का योग मुझे आया। वो मुझे मिला आश्रम के कीर्ति भाऊ या सेंटर की तरफ से, इसलिए मैं उनको एक बार धन्यवाद देता हूं और मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमल भाऊ। आदरणीय अमल भाऊ ने स्वर्गीय पंडित धन्य कुमार जी के जीवन दर्शन के बारे में हम सभी को परिचित कराया। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इन महान विभूतियों का जीवन दर्शन कई जीवों के लिए आदर्शभूत होता है। इसी प्रकार से आदरणीय पंडित धन्य कुमार जी के बारे में हम कह सकते हैं कि वे अध्यात्म जगत के महान मनीषी थे, महान दार्शनिक थे, तत्वचिंतक थे, वाणी भूषण थे और एक व्रतस्थ जीवन उन्होंने जिया। तो उसी का दर्शन अभी उनके परिचय के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ही आदरणीय स्वर्गीय पंडित धन्य कुमार जी के अभिन्न मित्र, स्नेही, गुरुकुल के ही पूर्व स्नातक स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभ जी जैनी,
बर्कले अमेरिका में उन्होंने अपना कार्य किया, उनका परिचय प्रदान करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्रीमती प्रज्ञाताई डोनगांवकर, आप आए और सभा को स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभ जी के जीवन का दर्शन सभा को कराएं। विनम्र अभिवादन करते हुए सम्मानीय अध्यक्ष एवं अतिथिगण, उपस्थित श्रोतागण, सभी विद्वत वर्ग और सादर में बंधु, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मैं थोड़ा आपको ज्यादा पीछे ले जाना चाहती हूँ, अमल से भी ज्यादा। सन 1933 के नवंबर महीने का अंतिम रविवार, दोपहर का समय था। इसी गुरुकुल के इसी विस्तीर्ण प्रांगण में एक तांगा आकर रुका। तांगे में से 2 सवारी उतरे, एक अधेड़ आयु की व्यक्ति और एक 10 वर्षीय बालक, दुबला पतला सा, सावला सा, घुंघराले बालों वाला बालक। दोनों के मुख मुद्रा पर लंबे सफर की थकान साफ झलक रही थी। क्यों न हो, सुदूर कर्नाटक प्रदेश के नेल्लीकार मूडबद्री इलाके से कारंजा तक आना, लगभग 90 वर्ष पूर्व, यह कोई आसान सफर निश्चित नहीं था। गुरुकुल में पूज्य गुरुदेव अर्थात तत्कालीन शुल्लक समंत भद्रजी महाराज, जिन्होंने उसके पिछले ही हफ्ते में शुल्लक दीक्षा ग्रहण करी थी ब्यावर में, और वो जस्ट पहुंचे थे कारंजा, तथा अन्य विश्वस्तों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात वे बुजुर्ग विद्वान, नाम था पंडित भुजबली शास्त्री, अपनी अगली यात्रा के लिए आरा बिहार जाना था उनको, जल्दी से रवाना हो गए। वह बालक इस प्रांगण में अकेला खड़ा, सहमा सा, डरा हुआ सा, भरी हुई आंखों से दूर जाते हुए शास्त्री जी को निहार रहा था। बैक पे अभी वह बालक निहार रहा था। साथ में थी घर परिवार की यादें और इस नितांत अनदेखे मुल्क का, अनसुनी भाषा का भय। विद्यार्जन के लिए अपने जन्मभूमि की छोड़कर निकले हुए पद्मनाभ श्री वर्मा जैनी को नियति ने उनके जीवन के पहले महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। कर्नाटक प्रदेश के तुलुनाडु इलाके के नेल्लीकार नामक छोटे से कस्बे में रहने वाले श्री वर्मा एवं राधाम्मा जैनी, इस दंपति के ज्येष्ठ पुत्र पद्मनाभ का जन्म दिनांक 23 अक्टूबर 1923 को हुआ था। पद्मनाभ के माता पिता धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और साहित्य रुचि संपन्न थे। माता राधाम्मा कवयित्री थी। कन्नड़ भाषा में लिखी उनकी कई धार्मिक काव्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। पिता श्री वर्मा जैनी स्थानिक विद्यालय में अध्यापक थे। अपनी मातृभाषा के साथ साथ वे अंग्रेजी और हिंदी साहित्य भी खूब पढ़ते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस काल में भी अपने संतानों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए वे काफी प्रयत्नशील थे और उसी हेतु से उन्होंने पद्मनाभ को कारंजा गुरुकुल में भेजा था। पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में पद्मनाभ शीघ्र ही आश्वस्त हो गए। वे कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, प्रतिभाशाली थे, विद्यार्जन में सदा तत्पर रहते थे। इस गुरुकुल में उन्हें संस्कारमय वातावरण मिला। पूज्य गुरुदेव प्रद्युम्न सावजी डोनगांवकर, तात्याजी जैसे गुरुजनों का मार्गदर्शन मिला। धन्य कुमार जी भोरे जैसे समान धर्मा सहाध्यायी का सान्निध्य मिला। फलस्वरूप सन 1941 में नागपुर बोर्ड की मैट्रिकुलेशन परीक्षा उन्होंने विशिष्ट गुणवत्ता के साथ उत्तीर्ण की। साथ ही
जैन दर्शन एवं न्यायशास्त्र की बुनियादी शिक्षा भी हासिल की। पद्मनाभ, आप ज्ञानदेही बनो, यह पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वचन तथा गुरुकुल संस्कारों का पाथेय लेकर पद्मनाभ जी ने आगे की शिक्षा के लिए प्रस्थान रखा। नासिक में श्वेतांबर जैन समाज के एक छात्रावास में अधीक्षक पद की नौकरी करते हुए उन्होंने संस्कृत एवं प्राकृत विषय में बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। आगे की उच्च शिक्षा के प्रबंध के लिए पद्मनाभ जी काफी संघर्ष कर रहे थे। तभी उसी दौरान उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रसिद्ध जैन विद्वान पंडित नाथूराम जी प्रेमी, जिनके पड़पोते आज हमारे बीच उपस्थित है, मनीष जी, तथा श्वेतांबर जैन समाज के प्रख्यात विद्वान पंडित सुखलाल जी संघवी के साथ हो गई। जिंदगी का यह नया मोड़ उन्हें शोध क्षेत्र की ओर ले आया। श्रीलंका में शोध कार्य के लिए उन्हें धर्मानंद कोसांबी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। वहां सन 1951 में उन्हें त्रिपिटकाचार्य इस उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रीलंका से लौटने के बाद पद्मनाभ जी पहले अहमदाबाद में, पश्चात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्यापन एवं शोध कार्य में जुट गए थे। बनारस यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज अर्थात SOAS के प्रोफेसर स्नेल ग्रोव और प्रोफेसर जॉन ब्रफ से हो गई। समय ने फिर करवट बदली और पद्मनाभ जी फिर एक नए मोड़ पर आकर पहुंचे। सन 1956 में पद्मनाभ जी ने लंदन में SOAS में काम करना प्रारंभ किया और बौद्ध दर्शन का ग्रंथ अभिधर्मदीप के संपादन के लिए उन्हें वहां सन 1958 में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। अपने शोध कार्य के लिए डॉक्टर पद्मनाभ जी ने बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड आदि देशों में जाकर अनेकों बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह किया, उनका संपादन कार्य किया। बौद्ध दर्शन के एक आधिकारिक विद्वान यह उनकी ख्याति अब दूर दूर तक पहुंचने लगी थी और अब जीवन यात्रा का अगला पड़ाव आ चुका था USA। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में फुल प्रोफेसरशिप जैसे उच्चतर ओहदे पर डॉक्टर पद्मनाभ जी की नियुक्ति हो गई। सन 1967 से 1971 तक वहां इंडिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर इस विषय का अध्यापन करने के पश्चात 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इस विभाग के निदेशक पद की जिम्मेदारी निर्वहन करने हेतु प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभ जी को नियुक्त किया गया। वहां पर दीर्घकाल सेवा योग देने के सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आप वहीं पर प्रोफेसर एमेरिट्स के पद पर कार्यरत रहे थे। बौद्ध दर्शन संबंधित अध्यापन, शोध कार्य तथा ग्रंथ लेखन में संलग्न होने के साथ साथ डॉक्टर पद्मनाभ जी जैन दर्शन के सभी संप्रदायों के मूलग्राही तथा तौलनिक अध्ययन में निरंतर निमग्न थे। अनेक अवसरों पर उनके जैन दर्शन पर प्रभावी व्याख्यान होते रहते थे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु उनकी अहम भूमिका रही है। इसी सिलसिले में उनकी बहुचर्चित कृति द जैना पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन का सृजन हुआ। जैन हो या जैनेतर, भारतीय हो या पाश्चात्य, सभी अध्ययनकर्ता और सभी शोधकर्ताओं के लिए यह ग्रंथ अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा प्रमाणित साबित हुआ है। पाश्चात्य विद्वानों में प्रचलित कुछ भ्रांतिपूर्ण मान्यता जैसे कि जैन धर्म यह बौद्ध धर्म की छाया है या जैन धर्म अर्थात केवल श्वेतांबर जैन संप्रदाय, इनका निराकरण होने में कामयाब होना यह इस ग्रंथ की महत्तम उपलब्धि है। इस किताब के संदर्भ में फ्रांस की प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर नलिनी बलबीर कहती है, दिस इज एन era opening book for the presence of Jainism in university teaching, the only 20th century academic handbook on Jainism, giving a full place to the specificities of Digambar culture which had often been minimized earlier. उसके पश्चात जेंडर एंड सेल्वेशन,
लघु तत्व स्फोट, जैन सेक्टेरियन डिबेट, द जैना फेथ एंड इट हिस्ट्री आदि जैन दर्शन से संबंधित अनेक ग्रंथों के दर्जनों शोध पत्रों के लेखन का संपादन का यह सिलसिला उनके आयु के अंतिम चरण तक जारी रहा। उन्होंने उनका आखिरी शोध पत्र मृत्यु के 3 साल पहले लिखा था, जो उन्होंने कारंजा के बालात्कार दिगंबर जैन मंदिर के नामकरण के लिए थोड़ा उनको कुछ उसमें और लग रहा था, तो उसके लिए उन्होंने भेजा है मुझे, लेकिन उनके ट्रस्टी तक को तो मैंने पहुंचा दिया, आगे उसका क्या हुआ पता नहीं है। अपने अकादमिक कार्यकाल में प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभ जी को अनेक महान हस्तियों के साथ वार्तालाप करने के अवसर प्राप्त हुए थे। सन 1978 में दिल्ली में हिज होलीनेस दलाई लामा के साथ उनकी चर्चा हुई थी। 1995 में वेटिकन में हिज होलीनेस पोप जॉन पॉल द्वितीय के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उसी वर्ष बीबीसी के लिए सर मार्क टुली द्वारा डॉक्टर पद्मनाभ जी का इंटरव्यू किया गया, जो बाद में हिंदी ग्रंथ कार्यालय मुंबई द्वारा पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ है, मनीष जी के द्वारा। प्रोफेसर डॉक्टर जैनी के अकादमिक योगदान के लिए उन्हें प्राकृत ज्ञान भारती पुरस्कार, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अहिंसा डे अवार्ड आदि महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसी श्रृंखला में उनके सम्मानार्थ स्वीडन के लुंड यूनिवर्सिटी में 1998 में आयोजित एक सेमिनार में जैन तथा बौद्ध दर्शन के लगभग 50 सुविख्यात विद्वानों की सहभागिता रही है। दिनांक 23 अक्टूबर 2013 डॉक्टर पद्मनाभ जी का 90वां जन्मदिन। एक बार फिर उनके गौरवार्थ विद्वत सम्मेलन आयोजित हुआ, अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में। स्वयं डॉक्टर जैनी सहित सभी मनीषियों ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। सच कहा है, ज्ञान का सम्मान ना पुष्पों से होता है, ना माला से होता है, ज्ञान से ही हो पाता है। असाधारण विद्वत्ता के धनी होने के बावजूद डॉक्टर पद्मनाभ जी ने खुद को कभी आइवरी टावर में बंद करके नहीं रखा था। इंग्लैंड हो या यूएसए, वे जहां भी होते थे वहां समाज संगठन और जैन विद्या प्रचार की गतिविधियों में बेहद सक्रिय रहते थे। ख्यातनाम लेखक, संपादक तथा जैन विद्या से संबंधित सैकड़ों किताबों के प्रकाशक श्री मनीष जी मोदी, मुंबई, डॉक्टर पद्मनाभ जी के स्मृति लेख में लिखते हैं, ही वॉज हाईली सॉट आफ्टर yet also highly approachable. Several leading Indologists today chose a career in academics after meeting him. और यह बात 100% सच है। मैंने स्वयं भी इसका अनेक बार अनुभव किया है। यद्यपि मुझे उनके शिष्यत्व का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था, पर मैंने मेरे बचपन से उन्हें देखा है, उनके बारे में सुना है, उन्हें सुना है, पढ़ा है। उनके जीवन के अंतिम चरण में उनके ड्रीम बुक का श्रद्धेय तात्याजी तथा आदरणीय जैनी सर के पत्राचार पर आधारित संवाद ज्ञानियांचा इस मराठी किताब का संपादन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गत 10 वर्षों में उनके व्यक्तित्व के जो विशेष पहलू मेरे मन पर अंकित हो गए हैं, उनमें अग्रक्रम पर है सभी संप्रदायों के तत्वों का तौलनिक तथा तलस्पर्शी अध्ययन का उनका आग्रह, लेखन में शास्त्र शुद्ध निर्दोषता का आग्रह, उनकी सुगम लेखन शैली, जैन तत्व ज्ञान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की उनकी लगन एवं क्षमता, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना मुझे हमेशा से प्रभावित करती आई थी। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति, कारंजा गुरुकुल और अपने सभी गुरुजनों के प्रति उनका असीम कृतज्ञता का भाव, उनकी अभिजात नम्रता, गुणग्राहकता, उनका वात्सल्य, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। और हाँ, उन्हें देखकर मैंने यह भी सीखा कि ज्ञान साधना के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। शायद इसीलिए सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री रामचंद्र गुहा उन्हें ज्ञान की खोज का अनथक यात्री कहकर गौरवान्वित करते हैं।
इस सेंटर फॉर जैनिज्म के निर्माण में भी जैनी सर हम सभी के लिए एक मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के इस सत्शिष्य को अपने अव्रती पने का अंतरंग में कुछ खेद रहता था, लेकिन जिन्होंने अपने गुरु के ज्ञान देही बनो इस आशीर्वचन को व्रत के रूप में स्वीकार किया था, आजीवन निभाया था, उन्हें हम अव्रती कैसे कहें? वे तो विद्याव्रती थे। सन 2021 के अप्रैल महीने से आदरणीय सर का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने लगा था। फिर भी डॉक्टर श्रीनिवास जी के माध्यम से, श्रीनिवास जी रेड्डी जो अभी पहुंचे नहीं हैं, उनके ऑडियो मैसेज लगातार आ रहे थे। जैनी सर के सुपुत्र डॉक्टर अरविंद जी उनका पूरा ख्याल रखते थे। अरविंद जी के एक दिन मेल के द्वारा ज्ञात हुआ कि दिनांक 25 मई 2021 की रात्रि में जैनी सर ने पूज्य गुरुदेव के छायाचित्र को नमन किया, कुछ देर तक मेडिटेशन किया, पश्चात सवेरे सवेरे अत्यंत शांत भाव से उस ज्ञानदेही भव्यात्मा ने इस नश्वर देह का त्याग किया। आप देख रहे एक ओरिजिनल मेल है अरविंद जी का। उसमें उन्होंने समाधि मरण और संलेखना जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है, क्योंकि 3-4 दिन पूर्व से मृत्यु के सर ने अन्न जल का त्याग किया था। हालांकि वहां विषम परिस्थिति में ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि उन्हें कोई शास्त्रोक्त संलेखना या समाधि मरण कराए, लेकिन भाव उनके बहुत ज्यादा थे, ये उन्होंने प्रकट किया है। कारंजा गुरुकुल की वैश्विक पहचान हमारे आदरणीय जैनी सर, गुरुदेव के प्रिय शिष्य, उनको उनके जन्म शती के उपलक्ष्य में आयोजित इस सेमिनार के माध्यम से हम भावभीनी आदरांजलि अर्पण करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। आपने अपने परिचय में से बताया कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभ जी जैनी एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे और वास्तव में उन्होंने अपना जो जीवन है बौद्धों के बीच में ही व्यतीत किया, लेकिन बौद्धों के बीच में रहकर भी जलते भिन्न कमलवत रहे और जैन दर्शन की पताका उन्होंने अपने जीवन के अंत तक न केवल देश में अपितु विश्व पटल पर फहराई। ऐसे हमारे गुरुकुल के भूतपूर्व स्नातक द्वय स्वर्गीय पंडित श्री धन्य कुमार जी भोरे, स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभ जी जैनी, इन दोनों महानुभावों को हम सभी हार्दिक विनयांजलि समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी समय है मंगल आशीर्वचन प्राप्त करने का। वर्तमान में परम पूज्य आर्य का 105 श्री शुद्ध ओम श्री माता जी, इनका आशीर्वचन हम अभी यहाँ सुनेंगे। उसके पूर्व हम आपका परिचय यहाँ से देखते हैं। परम पूज्य आर्य का शुद्ध ओम श्री माता जी का नाम शायद कुछ लोगों को नया लग सकता है, लेकिन जब हम उनका पूर्वाश्रमी का नाम सुनेंगे तो हम सभी को पता चलेगा कि इनसे तो हम भली भांति परिचित ही हैं। तो पूर्वाश्रमी की ब्रह्मचारी सुजाता ताई रोटे बाहुबली, जिन्होंने आर्य का दीक्षा ग्रहण कर वे परम पूज्य आर्य का शुद्ध ओम श्री माता जी बनी है। गृहस्थावस्था में राजस्थान विश्वविद्यालय से शास्त्री जैन दर्शनाचार्य की पदवी आपने प्राप्त की। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से आपने पीएचडी प्राप्त की। आपका प्रबंध विषय था आचार्य कुंद कुंद ग्रंथोपरि आचार्य जयसेन प्रणीत वृत्ति ग्रंथानाम समीक्षात्मक अध्ययनम। गुरुकुल माता विदुषी पंडित गजाबेन शाह के सानिध्य में मात्र 17 वर्ष की उम्र से धर्माध्ययन का आपने प्रारंभ किया। प्राकृत, संस्कृत, मराठी व हिंदी भाषाओं पर आपका विशेष अधिकार है। आपने कई सारे ग्रंथों का, आध्यात्मिक ग्रंथ हो, करणानियोग ग्रंथ हो, ग्रंथों का लेखन, संपादन और अनुवादन किया हुआ है। लगभग 14 वर्ष तक
आप मराठी मासिक सन्मति की संपादक रही और अनेक ग्रंथों का लेखन एवं संपादन कार्य आपने किया हुआ है। विभिन्न शिविरों के माध्यम से धर्म ग्रंथों का निरंतर अपनी प्रभावी शैली में अध्यापन चलता ही रहता है। आचार्य श्री 108 सुयश सागर जी महाराज से सन 2021 में आपने आर्य का दीक्षा ग्रहण कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रही है। ऐसी परम पूज्य आर्य का 105 श्री शुद्धोहम श्री माता जी का वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करता हूं श्री क्षेमंकर जी से कि वीडियो प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। पैसा त्याने कधी घेतला नाही. उपजीविकेसाठी शेती व्यवसाय करत होते आणि शेष राहिलेला वेळ सगळा पूर्ण चिन्मयाच्या अनुवादासाठी त्याने घेतला. कुंद आचार्यांनी रचलेल्या पंचपरमागम म्हणजे पंचास्तिकाय संग्रह, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार आणि अष्टपाऊल या पाचही अनुवादांचा ग्रंथांचा अनुवाद करण्याची आचार्यांनी समंतभद्र महाराजांनी त्यांना आज्ञा केली होती. एकदा ते बाहुबली आले असताना गुरुदेवाने पंडितजींना म्हटले की धन्यकुमार, मला तुम्ही एक वचन द्या. काय वचन द्यायचं? तर सांगितलं की तुम्ही हे कुंद आचार्यांचे एवढे महान ग्रंथ आहेत, त्याचा अनुवाद हिंदी गुजराती मध्ये झालेला आहे, परंतु मराठी भाषेमध्ये त्याचा अनुवाद झाला नाही. तर महाराष्ट्रातल्या लोकांना ह्या ग्रंथाचं मर्म आपल्या भाषेमध्ये समजावं म्हणून त्याचं तुम्ही, आणि तुमच्यामध्ये हे सामर्थ्य आहे, तुम्ही विद्वान आहात, तुम्ही बुद्धिमान आहात, तर तुम्ही हे कार्य करू शकता, तर हे कार्य तुम्ही करावं अशी महाराजांची भावना आहे.
तर त्यावेळेला ते म्हटले की गुरुदेव, आपला शब्द मी ओलांडत नाही, परंतु माझं जेवढं सामर्थ्य असेल त्यानुसार मी अनुवाद करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्यांनी वचन दिलं आणि त्यानंतर ते अविरतपणे ह्या अनुवादाच्या कार्यामध्ये निरंतर रत राहिले. त्या पाची परमागमाचा अनुवाद झाल्यानंतर सुद्धा ते थांबले नाहीत. पुरुषार्थ सिद्धीपाय, इष्टोपदेश, आत्मानुशासन, कार्तिक अनुप्रेक्षा, जैन तत्वमीमांसा इत्यादी अनेक ग्रंथांचा सुद्धा ते 12 अनुप्रेक्षा इत्यादी अनेक ग्रंथांचा मराठी अनुवाद ते करत राहिले. शेवटपर्यंत हे कार्य त्यांचं निरंतर चालू होतं. आणि फक्त अनुवादच करत नव्हते, तर ते ग्रंथ त्याचे प्रूफ तपासणं, स्वतः पंडितजी रात्रीपर्यंत आपल्या पत्नीला वगैरे घेऊन प्रूफ तपासायला बसायचे. 3-3, 4-4 वेळा त्याचं प्रूफ तपासणं, हे कार्य ते स्वतःच करत होते. आणि त्याचा कधी त्यांनी मानधन घेतलं नाही. मी 1982 साली बाहुबलीला आले. तेव्हापासून पंडितजींचा परिचय माझा झाला. गुरुदेवांच्या सानिध्यात राहण्यासाठी पंडितजी यायचे, कारण सगळ्याच कारंजी वासियांचे गुरुदेव हे एक पूज्य स्थान होते. म्हणून आज जोपर्यंत गुरुदेव होते तोपर्यंत कारंजेचे सर्व श्रावक ज्या वेळेला आपल्याला वेळ मिळेल त्याला गुरुदेवांचं दर्शन घेण्यासाठी, त्यांच्या सानिध्यात राहण्यासाठी त्या ठिकाणी यायचे. पंडितजी पण 8-8 दिवस येऊन त्या ठिकाणी शास्त्र चर्चा करायचे. भूंना पण शास्त्राची चर्चेची खूप आवड होती व त्यांच्या आग्रहावरून पंडितजी राहायचे आणि अध्यात्म विषयांची सखोल चर्चा त्यांच्याकडून मला ऐकायला मिळाली पहिल्यांदा. मी सुरुवातीलाच आले होते, मग मला अजून सगळे विषय एवढे अवगत नव्हते, परंतु भूंना पण असं वाटायचं की सुजाताला सुद्धा फायदा व्हावा म्हणून पंडितजींना प्रवचन करायला लावायचे. आम्ही बाहुबलीत ऐकायला किती असू, 3-4 भून, मी, जडेसर आणि एखाद्या बेडगे गुरुजी असे कोण आले तर, आणि तिथल्या महिला 1-2-4 एवढेच आम्ही 2-4 लोक असणार. परंतु पंडितजी एकदा त्या विषयावर बोलायला सुरुवात केली की समोर 50-100 श्रोते बसलेत असं समजून ते अविरतपणे रसाळ वाणीमध्ये बोलत असत. निमित्त उपादान, कर्ता कर्म, निश्चय नाही, व्यवहार नाही, ह्या इत्यादी विषयांची सघन खोल चर्चा त्यांच्याकडून मी शिकले. पंडितजींचा माझ्यावर खूप वात्सल्य भावाचा होता. त्यांनी सांगितलेला सगळा विषय मी माझ्या डायरीत लिहून घेत होते. ते पंडितजींनी पाहिलं आणि त्यांना लक्षात आलं की हे विषय, आणि ऐकत असताना पण त्यांना लक्षात यायचं की याच्यामध्ये विषय ग्रहण करण्याची एक शक्ती आहे. आणि ती डायरीमध्ये लिहिलेले पॉइंट पाहून पंडितजी खूप कौतुक करायचे भून पडत. त्यामुळे त्यांना सांगायला खूप उत्साह यायचा. मला अत्यंत मुलीप्रमाणे ते वागत होते शेवटपर्यंत. गुरुदेवांचे निधन झाल्यानंतर सुद्धा गजाभूंना भेटण्यासाठी व त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी ते नेहमी बाहुबलीला येत असत. त्यांच्याबरोबर अनेक ठिकाणी जाण्याचा माझा प्रसंग आला. देवलाली, अहमदाबाद, जयपूर इत्यादी ठिकाणी आम्ही प्रतिष्ठेसाठी किंवा शिबिरासाठी वगैरे बरोबर गेलो. एकदाचा प्रसंग आहे की देवळालीला शिबिर होतं म्हणून आम्ही सगळे गेलो होतो, पंडितजी, मी, भून वगैरे. समाजामध्ये काही विषयांसंबंधी वादविवाद चालू होता. पंडितजींना प्रवचन करण्याची संधी मिळाली आणि पंडितजींनी आपल्या प्रवचनामध्ये त्या विषयाची इतकी सुंदर मांडणी केली. शास्त्र प्रमाण देऊन युक्तीने आणि आपल्या सरळ आणि रसाळ वाणीमध्ये त्यांनी तो विषय मांडला. तो ऐकून पंडित बाबू किशोर युगलजी आणि पंडित हुकुमचंदजी भारिल्ल हे सुद्धा एकदम भारावून गेले की आम्हाला हे माहीतच नाही, इतकी विद्वत्ता यांच्या जवळ आहे, असा मनुष्य एवढं उत्तर देतो तर्कपूर्ण शैलीमध्ये. तर त्यांचं प्रवचन झाल्यानंतर स्वतः पंडित बाबू युगलजींनी त्यांची खूप स्तुती केली. हुकुमचंदजी भारिलनी बी त्यांची स्तुती केली आणि त्यांना पुन्हा मग त्याच्यानंतर शिबिरला सारखं बोलून घेत होते प्रत्येक ठिकाणी आणि त्यांचे 2-3 तरी प्रवचन त्या शिबिरमध्ये ठेवत असत. अहमदाबादच्या प्रतिष्ठेमध्ये सुद्धा असा प्रसंग आला होता. तिथं पण लालचंद पंडितजी होते राजकोटचे, त्यांनी पण त्यांची खूप स्तुती केली होती.
म्हणजे सांगायचं की पंडितजींच्या जवळ विद्वत्ता इतकी होती की ते सगळ्या विद्वानांना सुद्धा लज्जित करत असत. प्रवचनसार व समयसारवर त्यांच्या लिहिलेल्या प्रस्तावना वाचल्या तर संपूर्ण शास्त्राचा हार्द लक्षात येतो. अत्यंत पांडित्यपूर्ण शैलीमध्ये त्यांनी लिहिलेल्या त्या प्रस्तावना आहेत. अत्यंत गंभीर आणि विषयाला धरून अशा प्रकारची त्याच्यामध्ये मांडणी आहे. त्यांचे मराठी भाषेवर अत्यंत प्रभुत्व होते, कारण त्यांना मॅट्रिक किंवा BA किंवा याच्यामध्ये मराठी भाषेमध्ये गोल्ड मेडल मिळालं होतं. म्हणजे एवढं त्यांचं प्रभुत्व होतं त्या भाषेवर. पंडित जर कथा सांगू लागल्या तर इतक्या रोचक पद्धतीने ते सांगायच्या की असं वाटायचं की ऐकत राहावं. नागकुमार मुनिराजांची कथा ती अत्यंत वैराग्यपूर्ण वाणीमध्ये सांगायची. त्यांचे नुसते गुणगान पंडितजींचे खरोखर वास्तविक माझ्यावरही उपकार आहेत, अनेकांच्यावर त्यांचे अनंत उपकार आहेत. आणि केवळ ते अनुवादच केला असं नाही, तर कारंज्यामध्ये सकाळ आणि संध्याकाळ दोन्ही वेळेला ते निरंतर प्रवचन त्यांचं होत असे. त्यामुळे तिथं दररोज स्वाध्याय प्रवचनाची परिपाटी सुरू आहे. म्हणून म्हणतात ना की विद्या जो आपल्याला दान देतो त्याचे उपकार आपण कोणत्याही ह्याच्याद्वारे फेडू शकत नाही. एक अक्षर सुद्धा ज्याने शिकवलेलं आपल्याला त्याचे उपकार आपण काही देऊन, तिन्ही लोकांचं मूल्य देऊन सुद्धा त्याचं आपण मूल्य हे चुकू शकत नाही. विद्या प्रदायनाम लोके कावास्यात प्रतिक्रिया असं शतरचूडामणीमध्ये पण म्हटलेलं आहे की या संसारामध्ये विद्यादान करणाऱ्यांचा काय प्रत्युपकार होऊ शकतो. म्हणजे त्यांचा प्रत्युपकार होऊ शकत नाही. त्यांच्या ऋणामध्ये राहण्यामध्येच आपलं श्रेष्ठता आहे. मला त्यावेळेला असं एक वाटायचं की पंडितजी एवढं हुशार आणि त्यांना 5 मुले आहेत, 5 पांडवपुत्र आहेत आणि एका सुद्धा मुलाला त्यांनी कसं काय पंडित बनवलं नाही, असं मला सारखं प्रश्न पडायचा. मी पंडितजी विचारलं पण होतं. लगा ते सगळ्यांचे ज्यांची त्यांची योग्यता आहे, परंतु देर है पर अंधेर नहीं है असं म्हणतात. तसं पंडितजींची मुले त्यावेळेला न का पंडित जे झाले, परंतु आता रिटायर झाल्यानंतर का होईना त्याने आपल्या मनावर घेतलेलं आहे आणि ते शास्त्र स्वाध्याय करत आहेत. आणि फक्त शास्त्र स्वाध्याय करतात असं नाही, तर जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार सारख्या सूक्ष्म ग्रंथांचे सखोल अध्ययन करून त्यातले एक एक गोष्ट ते, कारण बुद्धिमत्ता तर आहेच, पंडितजींच्या अनुवंशिकता त्यांना प्राप्त झालेली आहे, बुद्धिमत्ता तर आहेच, परंतु त्या बुद्धिमत्तेच्या द्वारे आता ते आपल्या शास्त्राचं अर्थ शास्त्र जाणून त्याचं चिंतन मनन करत आहेत आणि सूक्ष्म रीतीने त्याचं अध्ययन करून त्या विषयाला आत्मसात करीत आहेत. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे आणि ते अशा प्रकारे पुढे सुद्धा ते हे करतील. म्हणून पंडितजींची आपण शताब्दी साजरी करतो तर त्यांचे नुसते गुणगान करून त्यांची शताब्दी साजरी होणार नाही. पंडितजींचा वारसा चालवणे हे आपले कर्तव्य आहे. कारंजामधून पंडित तयार होणे आवश्यक आहे. म्हणतात की कुणाचंही आपण ऋण चुकू शकत नाही, परंतु त्याने जे केलेलं कार्य आहे ते पुढे अविरतपणे आपण चालू ठेवलं तर त्यांना दिलेली ही खरी श्रद्धांजली होईल. म्हणून पंडितजींचं कार्य महान आहे. मला वाटते जवळजवळ वयाचे 60 वर्ष तरी त्यांनी जिनवानी मातेची सेवा केली असेल. त्यांना दिलेली ही खरी श्रद्धांजली होईल. म्हणून पंडितजींचं कार्य महान आहे. मला वाटते जवळजवळ वयाचे 60 वर्ष तरी त्यांनी जिनवानी मातेची सेवा केली असेल. त्या पंडितजींना अशाच प्रकारे ह्या भावात तर त्यांनी आपलं साधलंच, परंतु पुढच्या भावात सुद्धा धार्मिक भावना, हे तत्वचिंतन, ज्ञानाची आराधना त्यांची चालू राहून पुढे मनुष्यभाव प्राप्त करून त्यांना लवकरात लवकर मोक्ष गती प्राप्त हो, मुक्तिरूपी लक्ष्मी त्यांना वरो, अशा प्रकारचे मी आशीर्वाद आणि भावना व्यक्त करते.
जय बोलो परम पूज्य आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की